हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 अबाउट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9 का साइंस है। आज इसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा। ठीक है, हम मोशन के आज के टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे इस लेक्चर में। इंट्रोडक्शन ऑफ मोशंस, डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशंस, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे करेंगे और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, आप चाहें तो हमारे साथ नोट्स बना सकते हैं जो आपको आगे काम देगा। अगर आप ना बना पाएँ तो इस नोट्स की जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर है और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे दी गई है। आप वहां से जाके सिंपली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन है। तो हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं इंट्रोडक्शन मोशन के बारे में। जैसा कि आप सभी ने अपने प्रत्येक दिन लाइफ में देखा होगा, अबाउट द सम ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में रहते हैं और कुछ जो मोशन में रहते हैं। जैसे हम बात करें इन एवरीडे लाइफ, we see some objects at rest and some are in motion. तो अगर हम बात करें रेस्ट में हम किसे कहते हैं? अगर if the position of an object is not changing with respect to time, तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? कहेंगे कि वो रेस्ट में है। और रही बात मोशन की, तो अगर if a position of an object is changing with respect to time, then the object is in motion। जैसा कि अगर हम बात करें, हमने अपने प्रत्येक दिन लाइफ में देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट को चलते हुए और कुछ को रुके हुए। तो हम उन्हें कह सकते हैं जो कि रेस्ट में हैं। अगर उनकी पोजीशन जो है चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होंगे? रेस्ट में कहलाएंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हम उसको क्या कहते हैं? कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। अगर जैसे मैं बात करूँ आपको, तो एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, प्लैनेट हो गया, हमारा प्लैनेट हो गया जैसे अर्थ हो गया, और स्टार्स हो गए, हमारी गैलेक्सीज हो गई, जो कि सभी क्या है? मोशन में है। ऑल इन मोशन। जैसे हम आपको बताएं, एटम्स तो सिंपली एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करता है। मॉलिक्यूल्स भी जैसे वाटर में मूव करते हैं। अगर हम देखें वाटर में, तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, और सन जो है हमारे गैलेक्सी के अराउंड मूव करती है। हमारी गैलेक्सी जो है, हमारी जो गैलेक्सी है वो दूसरे गैलेक्सीज के साथ मूव करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में नहीं है, सभी जो है मोशन में है। अगर जैसे हम समझे दैट वी थिंक, हम सोचते हैं कि वी आर इन अ रेस्ट, वी आर
इन रेस्ट, मतलब हम सोचते हैं कि हम रेस्ट में हैं। बट इफ एन एलियन, अगर जैसे हम बात करें, अगर इफ अ पर्सन आउटसाइड द अर्थ, ठीक है, अगर जो आउटसाइड अर्थ से है, तो ही सी अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, देन with respect to that man, we are in motion, तो हम मोशन है। जैसे हम सोचते हैं, वी थिंक वी आर इन द रेस्ट, लेकिन अगर जो पर्सन है आउटसाइड द अर्थ, जैसे कि कोई सैटेलाइट में बैठा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो सन है, या फिर तो अराउंड मूव कर रहा है किसके, सीधा आवर अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है। तब क्या होता है, तब उसके अकॉर्डिंग जो हम हैं, विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैन, दैट वी आर नॉट इन द रेस्ट, मतलब हम क्या हैं, मोशन में हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार में अगर एक मैं नोट पॉइंट कहूँ कि देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो ऑब्जेक्ट विच इज पर परफेक्टली एट रेस्ट इन दिस यूनिवर्स। इसका मतलब हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो परफेक्टली, जो कि रेस्ट में है। अगर हम अर्थ पर बैठे हुए हैं, फिर भी हम दूसरे प्लैनेट के जो इंसान हैं, या फिर जो भी कोई एलियन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है मूव करते हैं। तो इसका मतलब कोई भी जो है ऑब्जेक्ट जो है इस यूनिवर्स में, वो परफेक्टली जो है रेस्ट में नहीं है, सब किसी न किसी के रिस्पेक्ट में मोशन करते ही करते हैं। वी ऑफ्टन we often perceive an object to be in motion when its position change with time। हम ये मानते हैं, या फिर हमें यह दिखाई देता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, तो उनका जो पोजीशन होगा वो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट बट सम टाइम, ठीक है, बट सम टाइम इन मैनी मैनी सिचुएशन where there is no direct evidences for motion। अगर मैं आपको ये बताऊं, बट सम टाइम इन मैनी सिचुएशन देयर इज नो एविडेंसेस, ठीक है, देयर इज नो एविडेंसेस फॉर द मोशन। बट सम टाइम इन मैनी सिचुएशन देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर द मोशन, मतलब
लेकिन जो है कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है मोशन के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल जैसे मैं बात करूं आपको, मोशन मोशन ऑफ एयर डज नॉट डायरेक्टली सीन बाय एस। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ मोशन ऑफ एयर की, किसकी, मोशन ऑफ एयर की, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ मोशन ऑफ एयर की, तो वो डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देता, बट बाई ऑब्जर्विंग, दीदी, बट बाई ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ठीक है, वी कैन सी द मोशन ऑफ तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि हम ज़्यादातर देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में होता है तो उसका पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट लेकिन सम टाइम इन मैनी सिचुएशन, लेकिन जो है कुछ बार, ठीक है, कई सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिखाई देता मोशन का। जैसे अगर हम एग्जांपल ले मोशन ऑफ एयर का, तो हमें वो डायरेक्टली नहीं दिखाई देती, क्योंकि एयर जो है हमें विजिबल होता नहीं है। तो एयर तो मूव करता है, लेकिन वो हमें पता ही नहीं होता कि वो मूव कर रहा है। बट मोशन ऑफ एयर कैन बी सीन, अगर हम चाहे तो मोशन ऑफ एयर को देख सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट। अगर जैसे आंधी चलती है तो हवा धूल उड़ते हैं, तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं मोशन ऑफ एयर को। या फिर मूवमेंट ऑफ लीफ, जैसे फ्लटरिंग ऑफ लीव्स हो गया, अगर हम पेड़ की पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है। या फिर टहनियाँ अगर हिलती हैं ट्रीज की, तो भी हमें मूवमेंट ऑफ एयर का पता चलता है। अगर मैं जैसे आपसे एक सवाल पूछूं कि व्हाट कॉज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या कॉज करता है फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन को, तो आप अगर सिंपली इसका आंसर देना चाहें, तो अगर मैं सिंपली इसका आंसर दूं, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि इट ऑल अकर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसका सिंपली आंसर तो हम यही दे सकते हैं कि पृथ्वी घूमती है सन के अराउंड, इसी कारण जो है सनराइज, सनसेट और चेंजिंग ऑफ सीजन होता है। लेकिन अगर मैं इसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहूँ, तो सन जो होती है, अर्थ जो होती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो रोटेशन के कारण हमें जो है सनराइज और सनसेट देखने को मिलता है। और चेंज इन द सीजन की अगर मैं बात करूँ, तो चेंज इन सीजन जो है अराउंड द अर्थ के अराउंड जो मोशन करती है, मतलब रिवॉल्व करती है, उसके कारण दिखता है। और अगर मैं यही बात करूँ, बट वी डोंट डायरेक्टली नो
डायरेक्टली एक परसीव माने दिखाई देना, द मोशन ऑफ अर्थ। लेकिन जो है हमें जो अर्थ की मोशन डायरेक्टली दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम तो सीधी-सीधी बात है, हम अर्थ पे खुद ही हैं, तो अर्थ जो मूव करेगी पूरा, तो हमें वो कैसे दिखाई देगी? उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा पृथ्वी से। मतलब उसमें बाहर जाइए स्पेस में, तो हमें दिखाई देगा कि अर्थ मूव कर रही है, ये नहीं कर रही है, सीधी बात है। अगर जैसे मैं बात करूँ आपको, एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेस्ट कैन बी रेस्ट और इन मोशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। अगर मैं इस लाइन को आपको समझाना चाहूँ, एक ऑब्जेक्ट जो है या तो रुका भी हो सकता है या तो मोशन में है, किसी भी पर्सन के विथ वो डिपेंड करता है, सीधी-सीधी बात है, पर्सन के ऊपर, ठीक है? अगर मैं इसको एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँ, तो अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे पैसेंजर पैसेंजर इन अ मूविंग बस, उसका सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल है पैसेंजर इन अ मूविंग बस। अगर मैं बात करूँ पैसेंजर इन अ मूविंग बस को जो है अ, रोड साइड ट्री होती है, रोड साइड ट्री जो होती है, ठीक है? वो अपीयर होगी, अपीयर्स टू मूव बैकवर्ड्स बट अ पर्सन आउटसाइड द बस द ट्री सीम्स टू रेस्ट। जैसे पैसेंजर इन अ मूविंग बस की अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, तो पैसेंजर को जो रोड साइड में ट्री होती है वो अपीयर होती है मूविंग बैकवर्ड, पीछे जाते हुए समझ में आती हैं। लेकिन अगर एक पर्सन जो है आउटसाइड द बस खड़ा है, तो वो उस ट्री जो है उसको रेस्ट में दिखेंगी। इसी प्रकार से जो ट्री हुई एक ऑब्जेक्ट हुई, वो किसी को रेस्ट में दिखाई दे रही है, किसी को मोशन में दिखाई दे रही है, वो डिपेंड कर रहा है पर्सन के ऊपर। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूँ, सेम पैसेंजर इन अ मूविंग बस का ही एग्जांपल अगर मैं लूँ इसमें, तो अगर मैं बात करूँ, तो वही सेम पैसेंजर जो है वो मोशन में दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? अ मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, ठीक है, आउटसाइड द बस। और वही सेम पैसेंजर जो है इज इन रेस्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स, वो अपने खुद के को पैसेंजर के साथ, मतलब वो खुद की को पैसेंजर को जो है वो रेस्ट में दिखेगा। मतलब अगर पैसेंजर जो है मूविंग बस में है, तो वह मोशन में दिखेगा अगर कोई इंसान बाहर से उसे देखता है। अगर सेम पैसेंजर जो है उसके बगल में अगर कोई को पैसेंजर उसका बैठा है, तो वो दोनों आपस में समझेंगे कि एक दूसरे को कि वो रेस्ट में है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर देखते हैं मोशन जो है, अगर हम मोशन के बारे में थोड़ा आपको और बताएं, तो मोशन में भी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं और सिंपल हो सकती हैं, ठीक है? बट मोस्टली जो होती हैं, बट मोस्टली मोशन जो होती हैं आर कॉम्प्लेक्स
ज़्यादातर जो मोशन होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, कुछ मोशन जैसे सिंपल होती हैं। सबसे सिंपल मोशन की अगर बात करें तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हुई। अगर वही मैं कॉम्प्लेक्स मोशन की बात कर लूँ तो सर्कुलर मोशन हो गया। वो सब क्या होती है ना, कॉम्प्लेक्स मोशन होती हैं। ठीक है? मोशन में भी या तो वो स्ट्रेट लाइन में हो सकती है, मे बी इन स्ट्रेट लाइन, लाइन में हो सकती हैं, और इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब मोशन जो है या तो स्ट्रेट लाइन में हो सकती हैं या फिर सर्कुलर पाथ में हो सकती हैं। सम में रोटेट, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं रोटेट करते हैं, और एंड अ फ्यू वर वाइब्रेट करते हैं। अब मैं जैसे अगर वाइब्रेट का एग्जांपल लूँ, तो जैसे एटम्स जो होती हैं सॉलिड स्टेट में, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे वाइब्रेट करती हैं, तो उसको कह सकते हैं कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स होती हैं और कुछ सर्टेन कंडीशन में जो है वो वाइब्रेट करेंगी, और कुछ रोटेट भी कर सकती हैं। मोशन जो होता है स्ट्रेट लाइन में हो सकता है या फिर सर्कुलर पाथ में हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है टॉपिक 2, डिस्क्राइबिंग मोशन। मतलब हम इसमें भी मोशन को विस्तार पूर्वक डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइबिंग मोशन। अगर मैं बताऊं डिस्क्राइबिंग मोशन में सिंपली दो टॉपिक पढ़ना है हमें। पहला तो रेफरेंस पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट पढ़ना है, और दूसरा टॉपिक क्या है, ओरिजिन पढ़ना है, जिन पढ़ना है, रेफरेंस पॉइंट एंड ओरिजिन। ठीक है? वैसे अगर मैं बताऊं, वी डिस्क्राइब, डिस्क्राइब CRIB, डिस्क्राइब द पोजीशन, पोजीशन, या फिर मैं बात करूँ लोकेशन, वी डिस्क्राइब द लोकेशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे इसमें देखा जाए, हम अगर किसी भी लोकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताते हैं, तो हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट से उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं, तो जैसे अगर मैं बात लूं, लेट अस एज्यूम, assume that village school in a in a village village is 2 kilometer north of the railway station। ठीक है? अगर हम एज्यूम करें, जैसे एक एग्जांपल लें, लेट अस एज्यूम दैट स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो अगर इसमें जैसे नॉर्थ जो है डायरेक्शन को बता रहा है, अगर अगर मैं इसमें बात करूँ रेफरेंस पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को अगर मैं बात करूँ, तो इसमें रेफरेंस पॉइंट हमारा रेलवे स्टेशन आ जाएगा, रेलवे स्टेशन आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ, इसमें ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा। हम स्कूल के पोजीशन को, मतलब लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं, पाई कर रहे हैं विथ रेफरेंस पॉइंट की मदद से, जो कि रेलवे स्टेशन है, और हम बताते हैं जैसे 2 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। मतलब हम उसके लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं विद द रेफरेंस पॉइंट्स।
अगर मैं कहूँ कि जो है रेफरेंस पॉइंट जो होता है, रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। अगर मैं जैसे आपको बताऊं, रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग इंसानों के आधार पर, उनकी सुविधाओं के अनुसार वो हम किसी भी चीज़ों को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो आप ही का स्कूल है, वो आपके घर से किसी और डायरेक्शन में होगा, और कोई आपका और दोस्त होगा जिसके तरफ से कोई और डायरेक्शन होगा, और वह स्कूल के डायरेक्शन के लिए किसी और को बताता होगा, तो कोई और रेफरेंस पॉइंट लेता होगा और आप कोई और रेफरेंस पॉइंट लेते होंगे। इसी प्रकार से रेफरेंस पॉइंट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पीपल के आधार पर, और उनकी सुविधाओं के आधार पर कोई भी अलग अलग चुन सकता है, किसी भी सेम ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस पॉइंट को चुन सकता है। इसलिए सो वाइल डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू specify a reference point जिसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द origin। origin का मतलब हम शुरुआत भी कह सकते हैं। जैसे तो अगर हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट को, अरे सॉरी, अगर हम किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बताने के लिए किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं, जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट को, उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन बस एक रेफरेंस पॉइंट है। ओरिजिन जो होता है वो भी बदला जा सकता है। जैसे अगर स्कूल जाने के लिए आपका ओरिजिन आपके घर से होगा, और आपके उसको दोस्त का जो ओरिजिन होगा वो उसके घर से होगा, तो दोनों ओरिजिन सेम है और दोनों मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट भी सेम है। तो उसी प्रकार से जो रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई किया जाता है उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन खत्म हो गया, अब हम बढ़ते हैं मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर हम मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में बात करें तो सबसे सिंपल मोशन जो होता है, सिंपलेस्ट, अगर मैं बात करूँ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन जो होता है, टाइप ऑफ मोशन इज मोशन along a straight line। तो सबसे साधारण मतलब सबसे आसान मोशन जो होता है, मोशन along द स्ट्रेट लाइन। बाकी सारे मोशन जो होते हैं वो थोड़े इससे ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो होता है सबसे सिंपल मोशन होता है। चलिए अगर हम इसी शब्द को अगर बताएं एक एग्जांपल लेके, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक नंबर लाइन, मतलब सॉरी, एक लाइन बनाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन हो गया, जिसको हम ए से बताते हैं। ये हमारा क्या है,
रेफरेंस पॉइंट है या इसको हम ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, इसको हम ओरिजिन मानते हैं। अब यहाँ से हम दूरी रखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, सॉरी 50, 55, 16 और 65 लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए, अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें कि इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट सम पॉइंट ए से, अगर ये शुरू करता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन शुरू कर रहा है ए से, एंड मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बी पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर सी, यहाँ पर मान लीजिए सी ले लेते हैं और यहाँ पर डी ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए ये ए से शुरू कर रहा है, फिर बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, सी से फिर डी पे गया, और फिर यहीं से डी से ये रिटर्न डी से यही रिटर्न हुआ, और डी से अगर ये रिटर्न हुआ, सॉरी सॉरी, डी से अगर ये रिटर्न हुआ, ठीक है, डी से अगर ये रिटर्न हुआ और आके बी पे रुक गया, ठीक है, डी से अगर ये रिटर्न हुआ तो और बी पे रुक गया, तो मानिए अगर मैं कहूँ इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ई ए है, इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज बी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट करता है अपना मोशन फ्रॉम रेस्ट से, पॉइंट ए से, एंड मूव टू पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट डी थ्रू सॉरी थ्रू सी, बी एंड सी, ठीक है, एंड रिटर्न ऑन सेम पाथ्स अप टू, मान लीजिए कहाँ तक रिटर्न करता है, पॉइंट बी तक। ठीक है, पॉइंट बी तक अगर ये रिटर्न करता है, अगर मैं इसमें बात करूँ आपसे तो टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, अगर मैं आपसे बात करूँ ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट, तो सिंपली है, पहले ये ए से गया डी पे और देन फिर ये डी से गया बी पे। तो अगर मैं इसके टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ए से जो डी पे दूरी आ रही है ये 65 है, और डी से जो बी पे दूरी आ रही है इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 65 माइनस 30। ठीक है, देन से ये कितना होगा 65 प्लस 35। ठीक है, तो ये टोटली हो जाएगा 100। इसको अगर मैं मीटर में यूनिट ले लूँ तो ये 100 मीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, और मैं बात करूँ इसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी कह सकते हैं और टोटल पाथ लेंथ भी कह सकते हैं, पाथ लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक, और ये डिस्टेंस जो है कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग हिज मोशन और ड्यूरिंग हिज मोशन। अगर जैसे मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, पर मैं इसी एग्जांपल को पेस्ट करूँ और मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है,
ये कहूँ, अगर मैं इसमें कहूँ कि आप बताइए डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो आप सिंपली कहेंगे दैट इज 35 मीटर। और जो ये डिस्टेंस है, इट इज द इट इज इट इज द डिफर इट इज द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल अरे फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मोशन। लेकिन इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन की बात करें, ठीक है, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर डिस्टेंस जो होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, अब उसके मोशन में पूरा पाथ जितना वो कवर करता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग इट्स ड्यूरिंग मोशन, मतलब उसके मोशन के दौरान में जो उसका दूरी होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन की, ठीक है, फाइनल पोजीशन की, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर मैं बात करूँ जो है डिस्प्लेसमेंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है क्वांटिटी होता है, इसका मतलब इट इज ओनली इसका मतलब इट इज ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड इट इज ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है मीन्स ये जो है डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है डिपेंड ऑन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ पे दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों पे डिपेंड करता है। और जो डिस्टेंस होता है केवल न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर मैं बात करूं जैसे कि कोई भी एक लेते हैं जैसे कार, ठीक है, एक कार है, ट्रेवल कर रही है ट्रेवल
इन नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और 4 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटे से। अगर जैसे मैं बताऊं प्रति घंटे से ट्रेवल कर रही है, तो 4 किलोमीटर जो होता है वो इसकी स्पीड है, ठीक है, स्पीड है। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, वो कितनी ट्रेवल कर रही है। और नॉर्थ जो है वो इसका डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ जो है इसका डायरेक्शन है, 4 किलोमीटर जो है मैग्नीट्यूड है। और अगर मैं बात करूँ, मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पीड को बताता है। और जैसे मैं बात करूँ, और क्या कहते हैं, अगर इन दोनों को बात करेंगे मिला के, तो ही वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्पीड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप सिंपल सिंपल से बात कर ले, अगर मैं बात करूं तो स्केलर जो होता है वो सीधे सीधे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसके न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर जैसे 10 किलो 5 किलो ये सब पे डिपेंड करेगा। 10 किलो ऊपर है या नीचे है, वो उसके डायरेक्शन को बताता है। डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन जो वेक्टर होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, बोथ, डिपेंड ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर जैसे हम अगर डिफरेंस पॉइंट बात करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो जैसे अगर हम इसमें इधर लिख दें डिस्टेंस, और यहाँ लिख दें हम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर जैसे हम सबसे पहला पॉइंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में मैंने समझा ही दिया है। ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, और ये डिपेंड करती है बोथ पे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तो ये होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कह ले, या फिर एक्चुअल पाथ लेंथ कह लें, या फिर टोटल पाथ लेंथ कह लें। ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड ड्यूरिंग इज मोशन। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पार्ट्स होता है बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। जैसे डिस्टेंस का मतलब है कितना टोटल पाथ वो कवर करता है या चलता है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं।
और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को हमने क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि अगर कोई यहाँ से वहाँ जाता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंट मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं और कौन कौन सा होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या कहते हैं ना, ये डिपेंड करता है ऑन द पाथ, उसको भी नहीं बात करते हम, ठीक है। जैसे ये जो होता है, इट कांट डिक्रीज डिक्रीज विथ टाइम। और मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ, इट कैन डिक्रीज विथ टाइम। विथ टाइम, जैसे मैं आपको ये चौथे का अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी मान लीजिए, और ये यहाँ से अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है, और बी यहाँ से 10 मीटर पे है और सी जो है 20 मीटर पे है। अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, शुरुआत करता है, तो समय तो चलेगी ही। अगर मैं इसको यहाँ से बी पे लेके जाऊँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है दोनों बढ़ेगा। और यही ऑब्जेक्ट को अगर मैं सी पे लेके जाऊँ तो फिर भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अगर यहीं पे 10 मिनट के बाद मान लीजिए 10 मिनट में ये यहाँ पहुँचते हैं, और अगर मैं इनको फिर यहाँ से वापस बी पे लेके चला जाऊँ मान लीजिए 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा में, तो 15 मिनट यहाँ पे टोटल होगा। और 15 मिनट में जो है डिस्टेंस जो होगा वो 10 + 20 और 20 + 10 मतलब टोटल 30 सेंटीमीटर चलेगा। मतलब अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस का, डिस्टेंस जो होगी मान लीजिए 20 मिनट में वो थी आपकी 20 मीटर पे, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट में, मतलब अगर यहाँ पर 10 मिनट में इतनी थी, 10 मिनट में 20 मीटर थी, तो टोटल 15 मिनट में जो थी ये क्या कहते हैं 30 मीटर हो गई, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले 10 मिनट में कितना था, वो 20 मीटर के बराबर था, लेकिन बाद में 15 मिनट में वो क्या हो गया, यहाँ पर केवल 10 मीटर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब समय जैसे जैसे बढ़ता है उसके डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, समय के साथ हमेशा डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि जैसे समय बढ़ेगा, अगर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो आगे चलेगा ही चलेगा, आगे चले चाहे पीछे चले कहीं चले, उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन वो अगर वही ऑब्जेक्ट अगर पीछे चला आता है तो देखिए मोशन में रहेगा, समय भी बढ़ेगा। अगर वो पीछे आता है तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो दूरी होगी वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब इट कैन डिक्रीज, मतलब वो डिक्रीज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो डिक्रीज करेगा ही करेगा, लेकिन कर सकता है। तो चौथा पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें, तो डिस्टेंस जो होता है अगर हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब इट अगर वो बढ़ेगा बढ़ेगा तो वो हमेशा क्या होगा, इट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और कांट बी निगेटिव, मतलब वो निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इट कांट बी, इट कांट बी निगेटिव, मतलब पॉजिटिव होगा जी, निगेटिव कभी नहीं हो सकता ड्यूरिंग इट्स मोशन। मतलब हमेशा समय के अनुसार ये बढ़ता ही जाएगा, तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। लेकिन जैसे कि मैं यहीं पे बताया था कि अगर ये समय बढ़ता है तो ये कम भी हो सकता है, अगर पीछे आना चाहे तो ये क्या कह सकते हैं, इट कैन बी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब अगर कुछ दूरी हो।
और निगेटिव भी हो सकता है। अगर यही इनिशियल पॉइंट के पीछे चला जाए ऑब्जेक्ट, आगे जाने के बाद कुछ देर बाद पीछे आए और चलता ही चला जाए पीछे, तो ये निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है। अगर मैं जीरो की बात करूं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक गोलाई में घूम रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए गोलाई में घूम रहे हैं, मान लीजिए ये यहाँ से शुरू किया, ठीक है, अगर मानिए ये यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, फिर यहाँ चलते 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 ये यहीं पे आके रुक गया, तो इसका मतलब इसका जो फाइनल पोजीशन हुआ, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन जो है वो सेम है। तब ये डिफरेंस अगर निकालेंगे दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में, तो मतलब सिंपली डिफरेंस निकालेंगे तो इनका जीरो आ जाएगा, तो इनमें तो कोई दूरी है नहीं, तो ये जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और समझाना चाहूँ, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं, मान लीजिए एक ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है और यहाँ से जाके फिर यहाँ पहुँचता है। एक आदमी है वो सीधे ऐसे चला गया, ठीक है, एक आदमी है ऐसे 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 जाके गया। तो अगर मैं बात करूँ तो ए बी सी में अगर 3 पाथ हैं, पॉइंट ए और बी के बीच में 3 पाथ हैं, मान लीजिए इसको मैं पाथ एक्स लेता हूँ, ये पाथ एक्स है, ये वाई है और ये जेड पाथ है, ठीक है। अगर मैं इनका पाथ का नाम दूं एक्स और वाई और जेड पाथ है, तो अगर मैं इसमें बात करूं छठे पॉइंट में, तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन इन ऑल थ्री पाथ। और यहीं अगर मैं बात करूं छठा पॉइंट इसमें यही दे दूं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होगा ऑल 3 पाथ में, ठीक है, ऑल 3 पाथ में वो सेम होगा, क्योंकि जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है वो तो चेंज हुआ ही नहीं, केवल जो रास्ते बदले हैं और रास्ते में जो दूरियां बदली हैं। तो हमें रास्ते से कोई मतलब नहीं होता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट में, इसका मतलब तीनों में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सेम आएगा, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो पूरी दूरी कवर हो करनी होती है। तो अगर तीनों में देखें तो तीनों में रास्ते अलग हों और दूरियां अलग होंगी, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन माना सेम है, लेकिन तीनों की रास्ते, जो तीनों रास्ते हैं वो कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इस हिसाब से जो डिस्टेंस होगा वो तीनों में अलग अलग आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं सातवां पॉइंट आपको कहूँ, तो जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द पाथ, ऑन द पाथ ऑन विच ऑब्जेक्ट इज मूव। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे क्या डिपेंड करता है, नॉट ऑन द पाथ, ठीक है, नॉट ऑन द पाथ, पाथ पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट पॉइंट 6 को और 7 को, ठीक। अब आगे जैसे अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चन कराते हो, एज बढ़ा लें वरना कम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊं, जैसे अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, क्वेश्चंस कराए जाएं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम कि अगर मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, ए से मैं चला मान लीजिए
फिर मैं बी पे पहुंचा, फिर मैं बी से चला और सी पे पहुंचा, मान लीजिए। और ए से बी की दूरी जो है वो 4 मीटर है और बी से सी की दूरी जो है 3 मीटर है। तो अगर मैं इसमें पहला क्वेश्चन पूछूं कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। अगर मैं बता पूछूं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट तो कितना होगा, और इसमें मैं पूछ लूं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको क्या कहते हैं, डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो इसमें 4+3 जो होगा वो 7 मीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट में भी यहाँ पे 7 मीटर होगा। और यही प्रकार मैं दूसरा क्वेश्चन अगर पूछूं तो ए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सेम है, सेम नहीं है, सॉरी, अलग अलग है, लेकिन जो दूरी है वो तो सेम ही है डिस्टेंस की और उसकी। अगर यहाँ पे देखूं ये 4 मीटर ले लूँ, सॉरी, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर जो है वो बी काउंट है, और फिर यहाँ से मैं चल के सी पॉइंट में आया जो 3 मीटर है, ठीक है, ये जो है वो सी है। अब अगर इसमें मैं पूछूं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्टेंस मतलब हो टोटल पाथ कवर। तो ये 4 मीटर जा रहा है पहले, फिर बाद में 3 मीटर जा रहा है, तो इसका मतलब 7 मीटर होगा। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बता पूछूं तो पहले ये 4 मीटर तो गया, फिर पीछे 3 मीटर चला आया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा 4 - 3 दैट विल बी 1 मीटर, ठीक है। पहले ये 4 मीटर आगे गया, फिर उसी रास्ते से 3 मीटर पीछे आ गया। तो अगर मैं फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो बताऊंगा तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, अरे सॉरी 1 मीटर होगा। अगर इसी प्रकार मैं तीसरा क्वेश्चन आपको कराऊं तो ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में ए पॉइंट जो है, ठीक, यहाँ ए पॉइंट है 4 मीटर है, और फिर ये बी पॉइंट जो है, फिर यहाँ से ये सीधे परपेंडिकुलर मूव कर गया, ठीक है, सी पॉइंट पे पहुंचा जो कि 3 मीटर है। अब इसमें जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस तो सीधे 4+3 हो जाएगा, टोटल दूरी कितनी चली उसने 7 मीटर चली। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये होगी, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो यही होगा। तो ये जो होगा, अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से लगाना चाहूँ तो ए और सी की वैल्यू जो होगी √4 स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये हाइपो हाइपो सॉरी, ठीक है। तो ये कितना होगा, 4 4 16 प्लस 9 दैट विल बी √25, और √25 विल बी 5, तो इसका मतलब ये 5 मीटर आएगा, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है 5 मीटर आया। और अगर इसी एक क्वेश्चन में आपको और कराऊं, फोर्थ क्वेश्चन, मान लीजिए ए सर्कुलर ऑर्बिट लेता हूँ, मतलब एक सर्कुलर पाथ लेता हूँ, और एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये ए से चल रहा है, फिर ये गया 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 गया, ये इसका जो है बी पॉइंट पे आके रुका, और बी पॉइंट जो है सेम है ए पॉइंट के, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट विल बी सेम। अगर मैं इसको सेम मान लूँ, ठीक है, जैसे मतलब इसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो होगा वो सेम होगा। तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस देखूं, और डिस्टेंस देखूं, मान लीजिए इसकी रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूं और डिस्प्लेसमेंट देखूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखूं, तो डिस्टेंस तो सीधे सीधे ये सरकमफेरेंस पे चल रहा है सर्कल के, तो सरकमफेरेंस का जो पेरीमीटर होता है वो आपको पता होगा, उसको हम 2 पाई आर कहते हैं, ये 2 पाई आर मीटर हो जाएगा, ठीक है।
और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो सेम पोजीशन पे आके रुक रहा है, तो ये 0 मीटर होगा। तो इसका मतलब फ्रॉम अबव अबव एग्जांपल, ठीक है, फ्रॉम अबव एग्जांपल, फ्रॉम अबव एग्जांपल we consider that distance is always greater or equal to displacement। इसका मतलब जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, डिस्टेंस जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इससे दूसरा स्टेटमेंट कंसीडर करना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस होगा। अगर मैं आपको रेशियो निकालना चाहूँ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, सॉरी, रेशियो ऑफ, अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछूं आपको, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका रेशियो मतलब डिस्टेंस को ऊपर और डिस्प्लेसमेंट को नीचे। तो ये जो होगा, इसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका रेशियो जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा, इसका रेशियो। अगर मैं इसी में बात करूं, यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट को रखूं, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो जब छोटी अंक से डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे तो बड़ा अंक मिलेगा, अगर बराबर अंक से डिवाइड करते हैं तो सेम अंक मतलब 1 आ जाता है। तो सिंपली बात है, तो ये 1 आ तो सकता है, लेकिन 1 से कभी कम नहीं आएगा, 1 से बड़ा भी आ सकता है। तो ये जो होगा 1 से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा इनका रेशियो। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो देखता हूँ, ठीक है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस, तो इनका जो रेशियो होगा वो बराबर हो सकता है 1 के, लेकिन 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या फिर इक्वल होगा। तो सिंपली 1 के बराबर या 1 से छोटी वैल्यू आएगी जो इनका रेशियो हो। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराना चाहूँ, वैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप। जैसे एक ऑब्जेक्ट चला ए पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट चला ए से, फिर कहाँ गया, पॉइंट बी पे आ रहा हूँ, ठीक, ठीक है, यहाँ पे आ रहा हूँ। इसकी 4 मीटर है, इसमें 7 मीटर हूँ, ये भी 7 मीटर हूँ, ठीक है, और ये 3 मीटर है, ठीक। तो इसका फाइंड, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालिए। इफ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी
ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और ये भी कुछ क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, इनको भी मैं होमवर्क देता हूँ। उसको मैं डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में। और अभी तक के लिए धन्यवाद। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितना भी अभी तक समझाया होगा वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी जो है पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इतना पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।